Hello students, welcome to the next lecture of metals and non-metals, and we are discussing about the chemical properties of metals and non-metals. Now, in addition to the topic, the next important property of metals and non-metals, that is reaction of metals with dilute acids. ना हम ज्यादातर मेटल्स की बात क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल्स ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, नॉन मेटल्स इतनी रिएक्टिव नहीं होती है, इसलिए हम ज्यादातर मेटल्स के बारे में ही पढ़ते हैं. So reaction of metals with dilute acids. डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या बनाती है? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल्स बनाती है मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू इवॉल्व. सो हियर the root equation metal plus dilute acid, it forms metallic salt plus hydrogen gas is evolved. Okay, this is the root equation. Now come to the examples. Suppose we are taking the example of zinc. Okay, when zinc is going to react with dilute HCl. HCl means hydrochloric acid. Then it forms metallic salt. It means salt of zinc, that is ZnCl2, and hydrogen gas is evolved. This is the equation. One more thing, if the zinc is going to react with dilute sulfuric acid, that is H2SO4, then what will happen? Then the salt formed is ZnSO4 plus hydrogen gas is going to evolve. Okay? So from these equations it is clear that when metals react with dilute HCl or dilute H2SO4 or the dilute acids, then they form metallic salt and hydrogen gas is evolved. एक चीज हमें याद रखना है, यदि हमारे पास एसिड नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमारे पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, बट इफ द एसिड इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है, उस टाइम पर नाइट्रिक एसिड, यदि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 का यूज हम कर रहे हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी. वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इफ द एसिड इज नाइट्रिक एसिड, देन देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हाइड्रोजन वहां फॉर्म तो होती है, लेकिन नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और किस फॉर्म में वो आ जाती है? वाटर के फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन एंड फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज वाटर. ठीक है, H2O का फॉर्मेशन होता है एंड HNO3 सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए वाटर हाइड्रोजन यहां से क्या हो गया? वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर फॉर्मेशन कर लेता है, और जो नाइट्रिक एसिड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बन जाएंगे? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लाइक N2O, NO, NO3. दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. क्योंकि यहां से हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो यहां से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो वाटर के साथ मिल जाएगा और ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर? ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है. बाकी एसिड्स हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है ये वाटर फॉर्म करता है. इसमें भी एक और एक्सेप्शन है.
हमारे पास जो मेटल्स है ना, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो मेटल्स हैं ये इस टाइप के मेटल्स हैं जो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करने देती। जब ये मेटल्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन ही फॉर्म होता है। यहाँ पे HNO3 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह फंक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, हम रिएक्टिविटी सीरीज यदि देखते हैं तो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, यदि हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, आफ्टर दैट पिछले लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी सीरीज की बात करी है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, आफ्टर एल्यूमिनियम जिंक इज देयर, दैट इज आयरन, लेड, हाइड्रोजन, आफ्टर हाइड्रोजन कॉपर इज देयर, सो हियर इज कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड ना। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को प्लेस किया है रिएक्टिविटी सीरीज में। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स आ रही है दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है तो दीज मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती है। ठीक है, जैसे हम ये रिएक्शन यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे जिंक जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी और खुद किसके साथ आ जाएगी, क्लोरीन के साथ। ठीक है, और ZnCl2 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाली जितनी मेटल्स हैं दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड दीज मेटल्स डज नॉट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन, सो दीज मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमें याद रखना अच्छे से। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी मेटल्स है रिएक्टिविटी सीरीज में दे आर द मोर रिएक्टिव मेटल्स देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दे डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एंड जो मेटल्स यहाँ पे नीचे की साइड है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जो हाइड्रोजन से नीचे आती है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, HNO3 वाला एक्सेप्शन हमें अच्छे से ध्यान रखना है। Sorry. Next one is reaction of metals with non-metals. Next thing is reaction of metals with non-metals. ना metals और non-metals के बीच में भी रिएक्शन होती है और आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यहां पर होता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ना, दैट इज कॉमन सॉल्ट NaCl। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। सोडियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। ठीक है, दोनों के बीच में किस टाइप से रिएक्शन हो रही है। हमारे पास सोडियम है, its electronic configuration is 2, 8 and 1 because its atomic number is 11 and it has the tendency to donate 1 electron। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है। दूसरा हमारे पास है क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 7। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। सो हियर क्लोरीन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोराइड आयन। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेशन हमारे पास होता है। तो यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास एक्स्ट्रा है ये क्लोरीन को डोनेट करता है और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर जो इस तरह से बॉन्डिंग होती है ना, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और एक्सेप्शन से जो बॉन्डिंग होती है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और द आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसका यदि हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा। सपोज हियर इज द सोडियम, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कितना, 1 ना, हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का ही कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम क्लोरीन की बात करेंगे, दिस इज क्लोरीन एंड इन आउटर मोस्ट शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो दीज आर द 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन।
ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, क्लोरीन को। ठीक है, तो यहां से सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है क्लोरीन को। अब किस तरह से बॉन्डिंग हमारे पास होगी, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। सो हियर इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन भी इसने क्लोरीन को डोनेट कर दिया और क्या बना लिया, सोडियम प्लस आयन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस NaCl। क्लियर। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, दैट इज द वेल नोन एंड द कॉमन एग्जांपल, दैट इज MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज MgCl2। So the formation of MgCl2 is there। यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम atomic number 12, configuration 2 8 and 2। It means it has 2 electrons in its outermost shell and it has the tendency to donate these 2 electrons and form positive ion। So it donates the 2 electrons and forms positive ion। Nextly again chlorine is there, 2 8 7, it is the configuration and this chlorine also has a tendency to accept the electron and it accepts the electron and form chloride ion। Here 2 atoms of chlorine are there। ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम्स होंगे और यहाँ से मैग्नीशियम, यहाँ पे एक और क्लोरीन का एटम होगा, दैट इज 2 8 एंड 7। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे बनाती हूँ। दिस इज मैग्नीशियम एंड इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा 2 क्लोरीन्स को। हियर इज द 1 क्लोरीन एंड हियर इज द सेकंड क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को। ठीक है, ये दोनों क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, MgCl2। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए हैं और डोनेट करके चार्ज आ गया है +2। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है हमारे पास, दिस इज क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 electrons and 2 molecules of chlorine are there। So this is the electronic configuration of MgCl2। इसी तरह से हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, दैट इज AlCl3। Clear? So this is the formation of MgCl2 molecule and the reaction of metals with non-metals। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं, these bonds are the ionic bonds। है ना, 2 टाइप्स के बॉन्ड्स हमने देखे हैं कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में, ionic bonds and covalent bonds। Covalent bonds are formed by the sharing of electrons और आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन के डोनेशन एंड एक्सेप्शन से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बने हैं दैट इज आयनिक बॉन्ड एंड द कंपाउंड्स आर आयनिक कंपाउंड्स। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि बॉन्ड जो बन रहा है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स।
ठीक है। तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज दीज आर वेरी हार्ड एंड रिजिड. These are hard and rigid. Why these are hard and rigid? Because of strong electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना आप देख रहे हैं NaCl का फॉर्मेशन हुआ है, तो Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के मिलने से जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत इजी टास्क नहीं होता है. इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स काफी हाई होते हैं. आप देखते हो सॉल्ट को यदि हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, लेकिन खाली नमक को, खाली सॉल्ट हमारे पास है, उस सॉल्ट को यदि आप हीट करोगे तो क्या वो मेल्ट हो जाता है? कितना भी आप उसको हीट करिए वो मेल्ट नहीं होता, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. तो यहाँ पे जो बॉन्ड है इट इज वेरी हार्ड एंड रिजिड बॉन्ड, दैट्स व्हाई दीज कंपाउंड्स आर हार्ड एंड रिजिड. सेकेंड वन इज देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई. मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling points are very high. Again the reason क्या होगा? वही strong electrostatic force ना, इस वजह से इनके melting point and boiling points क्या होते हैं? बहुत high होते हैं. Third important property that is these are soluble in water. जो यहाँ पे ionic compounds होते हैं, these ionic compounds are soluble in water but insoluble in ना कुछ हमारे पास दूसरे जो सॉल्वेंट्स हैं जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, इनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं. इनसॉल्युबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल एंड सॉल्युबल इन वाटर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये सॉलिड फॉर्म में है तो उस टाइम पर ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन ही नहीं होते, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत ज्यादा है, इसलिए अपने आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन ही नहीं होते, और जब तक आयनिक फॉर्म में नहीं आएंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. सो इन सॉलिड फॉर्म